Assalamu alaikum ji. Today in this here conversation, we have an eminent author, Jameel Nasir, who's written a number of books on Pakistan. His most recent book, The Development Challenges of Pakistan. तो इस पे जी आज हम बात करेंगे, trying to find out what Jameel has analyzed, what his views are on the development challenges of Pakistan. As you know, हमारे development challenges तो बहुत ज़्यादा हैं. बट अनफॉर्चुनेटली हम जो लिखते रहते हैं उनको कोई फर्क नहीं पड़ता. हमारे हुक्मरान तो उनके लिए डेवलपमेंट चैलेंज कोई नहीं है, वो तो भागते फिरते हैं पूरी दुनिया में पैसे लेने के लिए. उनके लिए एक ही डेवलपमेंट चैलेंज है कि उनको पैसे कितने मिल सकते हैं, तो वो तो पैसों की फिक्र में होते हैं. हम लोग बेचारे लगे रहते हैं कि शायद कोई मिले. तो जमील साहब, आज बताइए हमारे डेवलपमेंट चैलेंजेस क्या हैं. वुड यू लाइक टू टेक अबाउट 10-15 मिनट, जस्ट 10-15 मिनट, जस्ट टू इंट्रोड्यूस द बुक, द की propositions, the key the questions that you have and the key answers, if any, that you have. Then we'll proceed to a small question and answer. ठीक है जी. Jameel sir. Thank you, Dr. This book was in a certain context. Context is that whatever we economists in Pakistan are writing, we perhaps are caught up in numbers, and we are not analyzing what are the underlying causes behind these numbers. That was the motivation for this book. So I have tried that I should go a bit deep into the challenges, that what lies behind these. If these numbers are bad, for example, if fiscal numbers are bad, poverty number is not good, then we have to go beyond these numbers. We have to analyze the causes. So that was the motivation basically in writing this book. This book contains 15 chapters and 3 case studies, and it is a bit voluminous, around 622 pages book, published by Belgrave Macmillan. So 3 themes, run concurrently in this book. One is that Pakistan's biggest challenge is low human development. Then is inequitable distribution of productive resources, and then the poor governance. तो ये 3 चीजें हैं जो concurrently इसमें रन करती हैं, कि एक तो लो ह्यूमन डेवलपमेंट रही है, और दूसरा इनइक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज है, और तीसरी पुअर गवर्नेंस है. और ये इनमें आपस में काजल लिंकेजेस हैं कि अगर आप एक चीज को ठीक करते हैं तो बाकी 2 को भी आपको ठीक करना पड़ेगा, 2 पे उनका इम्पैक्ट आता है. ये इस में मेजर एक थीम है जो इसमें रन करता है. अब इस पे ये फॉर एग्जांपल हम पहला ले लेते हैं, लो ह्यूमन डेवलपमेंट. तो उसके देर आर सेवरल इंडिकेटर्स विच शो के जी ह्यूमन डेवलपमेंट जो है वो लो है. फॉर एग्जांपल आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन नंबर इज इंक्रीजिंग विद ईच पासिंग ईयर, और हम अभी तक उसको नहीं कर सके कि बच्चों को सबको स्कूल में ला सके. आपकी जो हेल्थ के इंडिकेटर्स हैं, स्टंटिंग, आपकी जो है अंडर न्यूट्रिशन, लो वेट, और ये सारी चीज़ें जो है वो परहैप्स वी फेयर वन ऑफ द वर्स्ट कंट्रीज दुनिया में. ये उसका एक इंडिकेटर है. तीसरा इसका जो इंडिकेटर आप ले लें कि जी जो हमारी लर्निंग आउटकम्स हैं, यानी वो आर वेरी पुअर. जो कुछ भी हम स्कूलों में, कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में पढ़ा रहे हैं, शायद उसमें कोई स्किल या कोई इस तरह की चीज़ कि हम कोई उसको इम्पैक्ट कर सकें लर्निंग को, उस तरह से नहीं है. इंक्रीज है जो है ईयर ऑफ स्कूलिंग में, लेकिन लर्निंग आउटकम्स में कोई इम्प्रूवमेंट एज सच नहीं है जब हम इसको इंटरनेशनल जो स्टैंडर्ड्स हैं उस पर देखते हैं. तो ये सारी आपकी लो ह्यूमन डेवलपमेंट की बात आ जाती है. और फिर इसका एक और इंडिकेटर जो हम लेते हैं कि जी आपकी जो एवरेज एज है वो आपकी कम है, इवन इन साउथ एशियन एवरेज से कम है. और तो ये इस तरह से. फिर दूसरा जो आप जब आते हैं इस पे कि जो हम बात करते हैं कि इनइक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज है, यानी ये जो आपकी लो चीज़ें हैं, आपकी ह्यूमन डेवलपमेंट है, इट इज़ कनेक्टेड टू रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन जैसे हम मुल्क में कर रहे हैं. उसमें यह कि जी आपके जो प्रोडक्टिव रिसोर्सेज हैं वो बिल्कुल ही इनइक्विटेबल हैं, जिसमें लैंड है मेजर. उसमें एक तो जो लैंड रिफॉर्म्स हुई हैं जितनी भी 3 दफ़ा, वो कोई हाफ हार्टेड लैंड रिफॉर्म्स रही हैं, कोई वो डेंट नहीं डाल सकी ऑन द सोशियो पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक लैंडस्केप ऑफ द कंट्री. तो ये मेरा एक थीसिस है, उसको मैंने एनालाइज भी किया है, एक लैंड का अलग से चैप्टर है. तो उस पर बात आती है कि जी ये लैंड जो प्रोडक्टिव रिसोर्सेज हैं, इनका क्या है, स्मॉल फार्मर्स बहुत थोड़े हैं, उन पे हम कैपिटलाइज नहीं कर सके जब हम रूरल डेवलपमेंट को देखते हैं.
कि प्रोडक्टिविटी ऑफ एग्रीकल्चर इज लो, और जो आपकी जो वेस्टेज है जब आप फार्म से टू द मार्केट, दैट इज वेरी हाई। तो जो छोटे फार्मर्स हैं वो उन पे कभी कोई ऐसी कंसंट्रेशन नहीं रही। इसके साथ ही एसोसिएटेड इशू है आपका जो है नॉन फार्म जो रूरल इकोनॉमी है, कि जब 60s में जब आपका ये रेवोल्यूशन आता है जिसको हम ग्रीन रेवोल्यूशन बोलते हैं, तो उस वक्त एक डिस्कनेक्ट आता है विद द पैसेज ऑफ टाइम बिटवीन लैंड एंड द पीपल हु आर लिविंग इन द रूरल एरियाज के, उस पे जो है सेवरल जो है एक तरीके से। तो वो जो डिस्कनेक्ट है कि उस डिस्कनेक्ट में बहुत सारे लोग जो लैंडलेस थे और जो वेज अर्नर थे, एग्रीकल्चर वेज अर्नर, वो उससे फारिग हो जाते हैं। लेकिन उसके लिए हमने कभी कोई पॉलिसी नहीं बनाई कि जी ये फारिग हुए हैं तो इनको हमने कैसे एब्जॉर्ब करना है, इनके लिए क्या पॉलिसी होगी और क्या हम जो है इनकी लाइवलीहुड कैसे प्रोवाइड करेंगे। आप कोई भी मैनिफेस्टो देख लें, सारी जो भी हमारी जो इलेक्शन के टाइम पे होते हैं, तो कहीं पे जो है ये नॉन फार्म जो रूरल इकोनॉमी है इसका जिक्र शायद ही आपको कहीं मिले। तो ये तीसरा है गवर्नेंस के साथ ये चीज़ें रिलेटेड है। फॉर एग्जाम्पल अगेन आई कम टू दैट पॉइंट के जी जो स्कूलिंग वाला है, पब्लिक स्कूल आपके पास मौजूद है और पब्लिक स्कूल्स का अच्छा खासा फुटप्रिंट है, और उन पे अब जब देखते हैं कि जी उसकी पर स्टूडेंट जो आपकी इन्वेस्टमेंट है या एलोकेशन ऑफ फंड्स है, वो जो आपके लो वेज प्राइवेट सेक्टर के स्कूल्स हैं, यानी लो फी स्कूल्स जो हैं, उनसे यानी हमारे पब्लिक सेक्टर्स की ज्यादा है जो एलोकेशन ऑफ फंड्स है। लेकिन गवर्नेंस ये है कि जी आपके जो प्राइवेट स्कूल्स हैं, जो दरमियाने प्राइवेट स्कूल्स हैं, आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ द हाई फाई स्कूल्स, जो आम दरमियाने स्कूल हैं जहाँ पे लोअर मिडिल क्लास के बच्चे जाते हैं, उनकी लर्निंग आउटकम्स बेटर है एज कम्पेयर टू पब्लिक सेक्टर स्कूल्स के। सिमिलरली यू कम टू एजुकेशन सॉरी इस पे हेल्थ में आप जो है अभी तक यही नहीं करवा सके कि रूरल हेल्थ सेंटर्स हैं आपके पास, देहात में बेसिक हेल्थ यूनिट्स हैं, वहाँ आप हाजिरी ही कंप्लीट नहीं करवा सकते कि जी वहाँ पे जो है डॉक्टर्स आ जाएं टाइम पे, दवाएं वहाँ पे प्रॉपर प्रोवाइड हो जाए। तो गवर्नेंस के इश्यूज आर कनेक्टेड टू दिस। तो ये 3 थीम्स हैं जो इस पे कंकरेंटली रन करते हैं, और ये सारे इसका जो है शुरू करके तो इसको लिए गए। एक इस किताब की जो थोड़ी सी डिफरेंस है वो ये है कि इसमें कुछ नॉन इकोनॉमिक फैक्टर्स को भी मैंने जो है अच्छी थोड़ी सी तवज्जो दी है। इकोनॉमिक फैक्टर्स अपनी जगह पे, मतलब गवर्नेंस इज नॉन इकोनॉमिक फैक्टर इन अ सेंस, और आपके कल्चर इज अ नॉन इकोनॉमिक फैक्टर। मतलब यू आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट द आइडियाज रेडीली, ये एक आपका प्रॉब्लम है कल्चर पे। मैंने इस पे पूरा उसको देखा है, और कल्चर इकोनॉमिक्स की भी अब तो बात होने लगी है कि जी कल्चर इम्पैक्ट्स और इकोनॉमिक आउटकम्स और सारी चीजें, तो उनकी भी इसमें डिस्कशन है। तो ये बेसिक है इसका जो एक समरी है किताब की। बहुत अच्छा जमील साहब, एक्सीलेंट, आई अप्रिशिएट इट। मैं यहाँ से शुरू करना चाहता हूँ, जो आपने कहा कि 3 पिलर्स हैं या थीम्स हैं जो आप सोच रहे हैं, जी इक्विटी, गवर्नेंस एंड ह्यूमन डेवलपमेंट। जी मेरा इस पे व्यू ये है कि पहले तो आपने जो ह्यूमन डेवलपमेंट की बात की है, अब बहुत ज्यादा ट्रेडिशनल व्यूज ले रहे हैं। जी तो आप आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन की बात कर रहे हैं, तो मेरा तो ख्याल है जैसे मैं आउट ऑफ मैकडोनल्ड्स हूँ, मैं मैकडोनल्ड जाता क्योंकि मुझे पसंद नहीं। मैं आउट ऑफ मालबरा हूँ, सिगरेट पीता था, आउट ऑफ मालबरा हो गया क्योंकि मुझे पता चल गया सेहत के लिए मुज़र है। तो आप बताइए, अब आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन जो हैं, क्या वो बच्चों ने सोच लिया कि यार ये हमारे लिए ठीक नहीं है, ये तो स्कूल अच्छे हैं ही नहीं, तो हम क्या करें? वो जाना ही चाहते वहां, तो आप क्यों इंसिस्ट कर रहे हैं कि वो ह्यूमन डेवलपमेंट? और ह्यूमन डेवलपमेंट से मुझे मतलब नहीं समझ आ रहा क्या है, क्योंकि मैं तो सोचता हूँ कि डिग्री लेना सिर्फ ह्यूमन डेवलपमेंट नहीं है, या एक पेपर लेना ह्यूमन डेवलपमेंट नहीं है। हमारी डिग्रियां तो बहुत फरसूदा है, जैसे आपको पता, मैं लिख चुका हूँ कि जी वो घर बना रहे हैं सरकारी अपने, GORs एवरीवेयर, और वो प्रोफेसरलेस यूनिवर्सिटीज हैं। अब उन यूनिवर्सिटी में जाने का क्या फायदा है? जो बेचारा गांव का टीचर होता है वो तो बेचारा बिल्कुल ही कुछ भी नहीं होता, उसे सीखेंगे क्या वो? इंटरनेट हमने बंद कर दिया, हम कहते हैं इंटरनेट सीखें ना। तो ह्यूमन डेवलपमेंट का मतलब क्या है, ये जरा बताइए। मैंने इस पे वीडियो भी जी रिसेंटली जी बनाया है, ह्यूमन जी डेवलपमेंट क्या? जी जी डॉक्टर साहब, इस पे 2 चीजें हैं। एक तो जो आप ये फरमा रहे हैं कि यूनिवर्सिटीज जो है उनकी वो कोई इस तरह से उनकी आउटपुट नहीं है कि जिसपे हम कह सकें कि जी स्किल्स बहुत ज्यादा हैं और वो उसे सीख रहे हैं और उनकी लाइवलीहुड जो है वो बड़े अच्छे तरीके से कमा सकते हैं, या दे कैन ऐड टू दिस डिजिटल इकोनॉमी और ये सारी चीजें। वो बात ठीक है, अपनी आपकी बात दुरुस्त है उस हद तक। जो बात है आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन की, वो एक बेसिक एजुकेशन तो हर स्टेट की जिम्मेदारी है कि उसके जो उसके
जी देखिए, मेरे यार दोस्त जो पढ़ाते हैं जी और जो लिबरल्स हैं, उनका जी बेसिक एजुकेशन से मतलब ये है कि हमारे जैसे अल्लाह ने क्रिश्चियनिटी में अल्लाह ने इंसान को अपनी इमेज में बनाया ना, क्रिश्चियनिटी की जी बात जी करो। जी उनका जी ये इमेज है, ये बच्चे हमारी इमेज में पले। इसी तरह मदरसा का मौलवी वो कहता है हमारी इमेज में पले। तो क्या हमने ये बेसिक एजुकेशन का मतलब ये है कि आपका कौन सा फिरका है, उसकी इमेज में आप पल जाए, या क्या बेसिक एजुकेशन होती है? दैट्स ट्रू कि आपका जो एजुकेशनल सिस्टम है वो यानी वो डिविजन्स क्रिएट करता है, और उस पे जो है मसलन जो उर्दू मीडियम के बच्चे हैं वो शायद वो एक एक सतह पे कम्युनिकेट नहीं कर सकते विद इंग्लिश मीडियम बच्चों के साथ, और जो आपके मदरसा के बच्चे पढ़े हुए हैं वो शायद कम्युनिकेट नहीं कर सकते दोनों के साथ। तो वो एक देयर इज अ डिस्कनेक्ट। बट द पॉइंट इज के ये इस पे तो एक एक कंसेंसस है पूरी दुनिया में कि आपने कुछ एजुकेशन तो स्टेट ने देनी है, क्योंकि आप वो सिटीजन तो आपको चाहिए ना जो बेसिक राइट्स को समझ सकें, जो बेसिक उनकी लिटरेसी हो, पढ़ सकें, कोई ओपिनियन मेकिंग में हिस्सा ले सकें। तो उसलिए हाँ, बेसिक एजुकेशन पर से एक जो है वो एक जरूरत है कि अगर उसमें स्किल बहुत ज्यादा नहीं भी आ रही, बेसिक स्किल्स भी आ रही हैं, तो वो पर से एक जरूरत है और वो आपने प्रोवाइड कर दी। अब इशू ये जो आउट ऑफ लेकिन स्कूल वाला है सर, ये एक दफा डॉक्टर मुझे एक साहब। दफा जी ड्राइवर ने कहा, बड़ी जी मजेदार बात कही। जी जी दुबई में, अब मैंने पेपर लगाया हुआ है, वेबसाइट पे देख लीजिए। जी दुबई में एक ड्राइवर से मेरी बात हुई, उसने मुझे कहा, बड़ी मजेदार बात की, बल्कि दो तीन ने। मेरे से नाराज हो गए, कहते आप कहते हैं पढ़ो, आप बड़े गंदे लोग हैं, क्यों पढ़ो? कहता जी मैंने बीए की हुई, मैं टैक्सी चला रहा हूँ। ठीक। कहता मैं आपके लिए अब अपने बच्चे को नहीं पढ़ाना चाहता, क्योंकि आप पढ़े लिखे ड्राइवर चाहते हो, आप खुद अपने साइंस पढ़े। तो क्या इस बात में क्या गलती है? वो बेचारे क्यों, देखे ना, उसने मुझे बड़ी अच्छी बात की। उसने कहा मैं वो एजुकेशन चाहता हूँ जो मुझे आपके बराबर बिठाए। तो अगर आप वो एजुकेशन करें, जैसे मेरा ड्राइवर अंग्रेजी थोड़ी बहुत सीखी है, जी। बट वो कहता है यार मुझे क्या फायदा हुआ इसका? दैट्स ट्रू सर, दैट्स ट्रू, बट बेसिक एजुकेशन तो जो मैं पहले कह रहा था कि पर से एक जरूरत है ना। इसको हम ये तो नहीं कह सकते ना कि आपके जो सिटीजन हैं या बच्चे हैं वो इलिटरेट रहे बिल्कुल या आउट ऑफ स्कूल रहे, उनको बेसिक ना मिले। ये इस पे मैंने वो किताब जो एजुकेशन पे है तो उस पे। बेसिक एजुकेशन है तुम कुरान हिफज करो। हम कहते हैं बेसिक एजुकेशन ये है तुम थोड़ा बहुत पोइट्री समझो अंग्रेजी की। उस बेचारे का क्या, वो कभी उधर भागता है, कभी उधर भागता है। उसको क्या चाहिए वो कोई पूछता ही नहीं है, या उसकी जिंदगी क्या है। देखिए, मैं आपको याद है, मैं बेकर का स्टूडेंट था। बेकर ने कहा था एजुकेशन इज इन्वेस्टमेंट। जी अब yes, इन्वेस्टमेंट तो हम समझते नहीं है, हम कहते हैं एजुकेशन सिर्फ वो है जो हम कहते करो और हमारे नौकर लग जाओ। अपॉर्चुनिटी सोसाइटी में है नहीं, आपको याद है हमने पेशावर में कॉन्फ्रेंस कराई थी, तो दोनों ने आपने एक जी पेपर लिखा था, एजुकेशन सॉरी अपॉर्चुनिटी नहीं है, इट्स अपॉर्चुनिटी दैट्स इंपॉर्टेंट। हम एजुकेशन दे रहे विदाउट अपॉर्चुनिटी, क्या उसका फायदा है? ठीक है ना डॉक्टर साहब, आप एक अगली बात कर रहे हैं, मैं अभी इससे पीछे हूँ आपसे एक स्टेप। वो इस तरह के जो बच्चे हैं जिनको आपने स्कूल में लाना है, आपकी कुछ 26 मिलियन प्लस वो लोग हैं, आप उनको स्कूल में ही नहीं ला रहे। देखिए उनका एक राइट तो है ना फंडामेंटल, कि वो स्कूल में आए, कुछ पढ़ें, कुछ उसकी स्कूल लाइफ को थोड़ा एंजॉय करें। अब इसमें इशू है कि आप क्यों नहीं ला पा रहे ना, कि आपका नंबर बढ़ता जा रहा है, कि यू आपकी इकोनॉमिक थिंकिंग वहां से मिसिंग है। उनकी एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है उन बच्चों की, वो सारे दे बिलोंग टू पोअर सेगमेंट्स ऑफ द सोसाइटी। मतलब उनमें से कोई बेगिंग भी अगर कर रहा है तो वो शाम को कुछ कमा के ला के अपनी फैमिली को दे रहा है, आप वो नहीं कर पा रहे। अब इंडिया ने ये किया है, इंडिया में मसलन ये जो है मिड डे मील वाला ये प्रोजेक्ट बड़ा कामयाब रहा है पब्लिक सेक्टर में। मिलियंस ऑफ बच्चों को वो स्कूल में लेके आए, शायद दुनिया का सबसे बड़ा प्रोग्राम है मिड डे मील का। लेकिन हम वो नहीं कर पा रहे, तो वो हमें करना पड़ेगा, लाना पड़ेगा। हाँ, जहाँ बात है करिकुलम की, वो ठीक है कि उसको देखा जाना चाहिए कि जी वो हमें उनको स्किल हमें दें ताकि वो एक ऐसे सिटीजन बने जो कल को अपनी दे कैन ऐड टू देयर इनकम, रादर देन के जी वो बाद में 16 साल की स्कूलिंग के बाद भी बेरोजगार फिरते रहे। दैट्स हम ट्रू। बिल्कुल ठीक कि हम जी नहीं कर पाए। जी और फिर आप ये भी कहते हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि लैंड रिफॉर्म वगैरह जो चीजें, ये भी नहीं हम कर पाए। ठीक है। जी फिर आप ऐसी कह रहे हैं कि हमारी इक्विटी वो भी नहीं हम कर पाए। ठीक जी है। तो ऐसी अब कॉमन थीम इसमें नजर आ रही है कि हम कुछ भी नहीं कर पाए। तो फिर क्या कॉमन थीम, क्या क्या आपका रिफॉर्म की सजेशन होगी? रिफॉर्म्स का ये है कि देखिए ये रिफॉर्म हार्ड रिफॉर्म्स हैं, कुछ इसमें हम्म, सॉफ्ट रिफॉर्म्स हैं, कुछ हार्ड रिफॉर्म्स हैं जिनकी मैंने हम्म, बात की। मसलन हम्म, ये जो एक है आपकी जो सॉफ्ट रिफॉर्म्स कुछ हो सकती हैं, वो ये कि ये इन बच्चों को स्कूल लाना, आपका जो करिकुलम है उसको ठीक कर लेना, आपकी जो पढ़ाने की जो एक तरीक़ाकार है, मेथडोलॉजी है स्कूल्स में, उस पर कोई फोकस कर लेना। इन पे कोई इतनी ज़्यादा उस तरह की ज़रूरत नहीं है कि बहुत आपको एक रेवोल्यूशनरी कोई स्टेप्स चाहिए। तो नहीं दैट सर, मैं नहीं
मैं नहीं एग्री मैं आता हूँ करता। ना सर, जमील मैं सर, देखिए वर्ल्ड बैंक ने हजारों लोन्स किए, हजारों तो नहीं, 4-5 लोन्स तो कर दिए होंगे बिलियंस ऑफ डॉलर्स के, और उन्होंने बहुत इंटरवेंशंस किए हैं, टीचर ट्रेनिंग भी करवाई है, उन्होंने बहुत जी कुछ एचईसी को भी जी पैसे दिए, उन्होंने हर चीज पे किया है। अपने कंसल्टेंट भी 1.5 लाख भेजे हैं, बहुत कंसल्टेंट आए हैं यहाँ काम करके चले गए हैं। हमारा एजुकेशन सिस्टम वैसे का वैसे कुछ तो होगा प्रॉब्लम जो डॉक्टर साहब, ये कंसल्टेंट्स का जो है ना, ये इसकी एक अलग से हम बात कर सकते हैं। कंसल्टेंट्स का क्या रोल है, वो किस तरह से करते हैं, मैं नहीं कर, हाँ वो उस तरह पर से कर पाते हैं या नहीं कर पाते, मेरा दैट्स अनदर पॉइंट। जी जी। मेरा तो सिंपल है तो इसमें मैं जो कि सॉफ्ट रिफॉर्म्स की जो बात करता हूँ कि ये जो है बच्चों का स्कूल में लाना, करिकुलम को फिक्स करना, और जो है पढ़ाने के मेथड को फिक्स करना। इसी तरह हेल्थ के वो जो पब्लिक सेक्टर में मैं बात करता हूँ, उसमें ये कि जेनेरिक मेडिसिन जो है उसकी तरफ जाना। किसी जमाने में ये कानून होता था, प्रिवेंटिव मेडिसिन की तरफ जाना, रादर देन कि जी आप बाद में एक बर्डन हेल्थ पे बने। और फिर उसके हुआ बाद एक जो है एक डिस्पेंसरीज जो है जो देहात में बना के उनको कनेक्ट करना बड़े हॉस्पिटल्स के साथ। ये ऐसी रिफॉर्म्स हैं जो एडमिनिस्ट्रेटिव सी रिफॉर्म्स हैं, विच कैन बी डन। इनमें कोई ऐसा इशू नहीं है कि बहुत बड़ा रेवोल्यूशन चाहिए। आई हाँ जो डोंट एग्री। जी, जो हार्ड रिफॉर्म्स हैं वो ये है कि जी आप इसका क्या करेंगे, ये जो इनइक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्टिव एसेट्स है, दैट्स अ हार्ड रिफॉर्म। कि आप उसको लैंड रिफॉर्म्स कर सकते हैं, इस दौर में नहीं कर सकते। इसी तरह से स्टेट की अगर कोई लैंड है, उसकी आप डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं उन लोगों में जो आम लोग हैं, जिससे एक पॉवर्टी एलिवेशन के लिए एक आप एक एक चैनल बन सकता है, दैट्स अ हार्ड रिफॉर्म। इसी तरह से आपकी जो है इसकी ये जो लोग हैं मसलन पॉवर्टी एलिवेशन पे, आप ये तो कर लेंगे कि जी आपने कर दिया जी कैश ट्रांसफर, आपने कर दिया ये थोड़ा सा ये जो माइक्रो क्रेडिट है, लेकिन ये तो कंजम्पशन स्मूथिंग के लिए है। ये कोई इस तरह का नहीं है कि ये कि एक खानदान जो है ग्रेजुएट कर सकता है फ्रॉम पॉवर्टी। वो ग्रेजुएट करेगा जब आप उसको प्रोडक्टिव एसेट्स देंगे, तो यू नीड मनी फॉर दैट, यू नीड विल फॉर दैट। वो एक मुश्किल काम है सर्टनली। इसी तरह से कुछ रिफॉर्म्स है, मतलब ब्यूरोक्रेसी में है, गवर्नेंस की जब हम बात करते हैं, तो ब्यूरोक्रेसी में जो कंपटीशन है, हम किताब इकोनॉमिक्स की पहले ही जब खोलते हैं पेज, तो कंपटीशन से शुरू होती है। अब आप ब्यूरोक्रेसी में आए, एंटर हुए थ्रू सिविल सर्विस, या जैसे भी जो है नीचे जो हमारे फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं वो सिफारिश वगैरह पे आ गए पहले, जिसकी वजह से गवर्नेंस का मेस है, स्पेशली जहाँ पे हम देखते हैं। तो वो जब आप जाते हैं तो अब कोई कंपटीशन नहीं है। अब कंपटीशन ये है कि जी आपके पास एक परफॉर्मेंस एवेल्युएशन रिपोर्ट है, ठीक है, जो इस कल्चर में उसको लिखना बहुत मुश्किल काम है कि ये आप किसी की मेरिट पे लिख दें, बहुत मुश्किल काम है। अच्छा, उसके बाद आपका जो है आप जा रहे हैं एक लाइन में लग के, और आपको कोई कंपटीशन नहीं है टिल यू राइज टू द टॉप ऑफ दैट ब्यूरोक्रेसी। अब इसमें अगर बाहर से हम कोई यानी कंपटीशन इंड्यूस करवा दें मिड कैरियर लेवल पे, तो ये कोई ऐसा मुश्किल काम नहीं है। और ये हुआ है मसलन ताइवान में, ये जो आपका साउथ कोरिया है, वहाँ की जो ब्यूरोक्रेसी है जिसको हम डेवलपमेंटल ब्यूरोक्रेसी बोलते हैं, वो डिफरेंट रही है उनसे कि जो टिपिकल ब्यूरोक्रेसी। इवन जापान की जो मिनिस्ट्री है उसकी जो ये इकोनॉमिक अफेयर्स को देखती है, वहाँ पे डिफरेंट वो ब्यूरोक्रेट हैं, और वो डिफरेंट तरीके से काम करते हैं, जहाँ पे एक फ्री फ्लो ऑफ थॉट है, जहाँ पे डिस्कशन है, जहाँ पे शेयरिंग ऑफ नॉलेज है। हायरार्की उस तरह से जो है वो टूट जाती है उस सिस्टम में। तो ये चीजें लेकिन जमील की जा ये सकती है इनमें। बेसिक, जी तो आपने हार्ट और सॉफ्ट रिफॉर्म बड़ी अच्छी बात की, जी एंड आई अप्रिशिएट दैट एंड आई वांट टू गेट इनटू दैट लिटिल डीपर। आप कहते हैं सॉफ्ट रिफॉर्म में थोड़ी सी चीजें चेंज कर दें, हार्ड जी रिफॉर्म में उसी को चेंज करना, जी ठीक। जी अब मसला है इसके, जहां मैं एजुकेशन देखता हूँ, एजुकेशन तो एजुकेशन सेक्रेटरी रन करता है, और एजुकेशन सेक्रेटरी अपनी मर्जी से ट्रांसफर करता है, अपनी मर्जी से प्रिंसिपल लगाता है, अपनी मर्जी से सब कुछ करता है। इसी तरह अगर आप आ जाए हेल्थ पे, हेल्थ सेक्रेटरी हेल्थ रन करता है, डॉक्टर चेंज करता है, सब कुछ करता है। इसी तरह आप आ जाए एनर्जी में, एनर्जी सेक्रेटरी जो है पावर सेक्रेटरी, वो माशाल्लाह डिस्को चीज चेंज करता है, ये करता है, वो करता है। तो जब के सिविल सर्विस इतनी सेंट्रलाइज्ड हो, तो क्या ये सॉफ्ट रिफॉर्म भी हो सकता है? अगर सब चीज फेडरल सेक्रेटरी ने बैठ के डिसाइड करनी है एजुकेशन में क्या होना है, या प्रोविंशियल सेक्रेटरी ने, तो फिर तो बहुत सेंट्रलाइज सिस्टम है। विल दैट ये वर्क? डॉक्टर आपने साहब, गवर्नेंस जी जी रिफॉर्म में जी, इस पे ये डॉक्टर साहब ऐसे है कि ये आपने सवाल वो उठा लिया है जिसपे जहाँ पे आपका जो कल्चर है और आपका जो एक वहाँ के सोशल स्टेटस को जो क्या चीज़ें डिटरमिन करती हैं सोसाइटी में, और इस पे भी आप इकोनॉमिक्स में बात हुई हुई है। अभी आपकी जो सोसाइटी सिग्नलिंग कर रही होती है, मसलन अगर आप सिविल सर्वेंट में वहाँ पे ज़्यादा सिक्योरिटी है, ज़्यादा स्टेटस आप उसके साथ अटैच कर रहे हैं, तो सर्टेनली पीपल विल आउट फॉर सिविल सर्विस, तो उसमें आएंगे और फिर वो पावर में लेंगे।
लेकिन ये कोई यूनिवर्सल उस तरह से बात नहीं है। आपको याद होगा ब्रिटिश हिस्ट्री में एक टाइम पे ऐसा हुआ कि उन्होंने कहा कि जी जो डॉक्टर्स हैं ना यही बनेंगे हेड ऑफ द हॉस्पिटल्स, जैसे हमारे यहाँ पे एमएस होता है। और डॉक्टर्स एजिटेटेड, उन्होंने कहा जी हाँ ये क्या काम है, ये तो क्लरिकल काम है, ये तो ब्यूरोक्रेटिक काम है, हम तो अपना जो है वो काम करेंगे जो डॉक्टर काम करता है। अब यहाँ पे ये हुआ है कि ट्रेडिशनल चूंकि आपने सिविल सर्विस जो है इनहेरिट की है, और सिविल सर्विस का जो है उसके साथ एक एक सिक्योरिटी, उसके साथ एक स्टेटस आपने अटैच कर दिया है, और उस वजह से ये आ रहा है। अब ये चीजें जैसे आप सोसाइटी देखें ना, आपकी एजुकेशन जब इंप्रूव होगी, आपका स्किल सेट इंप्रूव होगा, लोग एक 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 जो है क्लर्क बनने की बजाय एक इंटरप्रेन्योर बनना पसंद करेंगे। फिर ये चीजें चेंज आएगी, और ये आपको सर्टनली जो सोशल और आपके जो स्ट्रक्चर हैं उनको उनको जो है आपको यानी उनके साथ टिंकरिंग करनी पड़ेगी। पर देखिए, ये तो कल्चर की जब आप बात करते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय कल्चर? सारी चीजें जो मुझे बिल्कुल नहीं समझ आती, कल्चर क्या है? आई नो हम सब इसकी बात करते हैं, आई डोंट मीन टू पिक ऑन यू, बट क्या, व्हाट इज जी, योर एंड व्हाट इज योर टेक? कल्चर आपने मैक्स वेबर का नाम अच्छी तरह सुना होगा और आपने वो पढ़ा भी होगा। तो वो कहता है कि ये साइकोलॉजिकल कंडीशंस है माइंड, जो आपको यानी आपने डेवलपमेंट करनी है, डेवलपमेंट नहीं करनी है। पहले तो ये है कि जी आपने अपने माइंड को कन्विंस करना है कि जी हमने ग्रोथ करनी है। फिर हमने ये है कि जी ग्रोथ जरूरी है और ये सस्टेनेबल है। और इसको जब तक आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे, मसलन जब तक आप इसको एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे इकोनॉमिक ग्रोथ को कि जी ये जरूरी है और ये हमने करनी है और ये मेहनत से आनी है, ये जो है एक उन साइकोलॉजिकल कंडीशंस को चेंज करना है, तो उस वक्त तक आप कन्विंस नहीं होंगे। अभी भी आप देख लें आपकी सोसाइटी में, मैं किसी के बारे में जो आपके वेल्थ क्रिएट लोग करते हैं, अभी भी सारे जो है स्टिग्मास उनके साथ अटैच होते हैं। मैं नहीं कह रहा कि वो सारा वो ठीक काम करते होंगे, लेकिन अभी भी उनको आपकी सोसाइटी में जैसे इंडिया में रहा है 90 तक, यानी अभी भी उनके साथ ये अटैच होता है कि इन्होंने कोई खराबी ही की होगी, इन्होंने कोई गड़बड़ ही की होगी जो इन्होंने वेल्थ क्रिएशन की है। तो यू नीड टू चेंज दैट माइंडसेट कि जी आपने जो है उनको जो वेल्थ क्रिएट करते हैं, जो इंटरप्रेन्योर हैं, इसके जो बिजनेस करते हैं, जो लोग जो है अर्न करते हैं फॉर द सोसाइटी, जो इसकी जीडीपी में ऐड करते हैं, उन लोगों को यानी आप एक्सेप्ट करें कि जो है एक वेल्थ क्रिएट करना इज अ नोबल एक एक एक्ट। तो ये है वो जिनकी हम बात करते हैं कल्चर की, तो दिस इज कल्चर। बाकी इसको थोड़ा सा और नैरो डाउन करें तो कल्चर आप जो आउटकम है इनकी, आप इनको रिफ्यूट नहीं कर सकते कि टोटल की जी इनका असर नहीं होता। मसलन बहुत सारी स्टडीज हैं कि जी आपका फर्टेलिटी रेट कल्चर के साथ है, आपकी जो है सेविंग्स जो है उसको कनेक्ट कल्चर के साथ किया हुआ है कि जी आपकी जो कुछ कल्चर्स हैं जो बहुत ज्यादा सेव करते हैं, वो पेशेंस उनमें बहुत ज्यादा है, और कुछ है जो स्पेंड बहुत ज्यादा करते हैं। तो इस तरह कल्चरल जो आउटकम्स हैं वो इम्पेक्ट करती हैं आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ को और आपकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट को। जी। वैसे देखिए, ये जो आपने इक्विटी की आप बहुत बात करते हैं, जी। मेरे ख्याल थोड़ा आप में सोच के स्ट्रेंज है। जी है। इक्विटी की क्यों हमें इतनी जरूरत? हाँ, क्यों? व्हाई डू यू थिंक इक्विटी बिफोर ग्रोथ? ये चिकन एग प्रॉब्लम है। मैंने इस यहाँ थीसिस मेरा किताब में डिफरेंट है कि आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ शायद जब तक एक इक्विटेबल चीजें नहीं है सोसाइटी में, एक कंपैरेटिवली इक्विटेबल, शायद इकोनॉमिक ग्रोथ भी सस्टेनेबल नहीं होती। उसकी मैं मिसाल देता हूँ। साउथ कोरिया मसलन, ये कंट्रीज थे जिन्होंने शुरू किया, यानी आपकी जो कंडीशंस हैं टू टू इनिशिएट ग्रोथ, दोज आर डिफरेंट। वो आपकी शुरू हो सकती है एक ग्रोथ, एक आपकी एक ऐसे रिजीम में भी हो सकती है जो इनइक्विटेबल है, एक ऐसे रिजीम में भी हो सकती है जो डेमोक्रेटिक नहीं है, एक ऐसे रिजीम में भी हो सकती है जो आपका जो है जहाँ पे लिबर्टीज नहीं है, लेकिन वो सस्टेन नहीं कर सकती आगे। सस्टेन वो करेगी, उसकी कंडीशंस डिफरेंट होंगी। वो सर्टेनली यू हैव टू मेक द पीपल पार्टनर कि जी आप इस ग्रोथ के प्रोसेस में पार्टनर है, अदरवाइज तो वो एक डिसइल्यूजनमेंट आएगी सोसाइटी में, एक सोशल अनरेस्ट आएगा, और जब वो सोशल अनरेस्ट आएगा, डिसइल्यूजनमेंट आएगी, तो पीपल विल जो है उसको खतरे में डाल देंगे उसको इकोनॉमिक ग्रोथ। तो ये इसमें एक एक पॉइंट है। तो जो इक्विटी का है इसका आप देखें इसका इशू क्या है पाकिस्तान में ना, ये नहीं है कि हम बहुत ज्यादा यानी कोई हमारे जो इनइक्वलिटीज बहुत ज्यादा है। फॉर एग्जांपल हमारा जो 10%, अगर आप वो पाल्मर रेशोज लें तो हमारी है कोई 300% प्लस है, जो वो यानी आपकी 10% लोगों की जो इनकम है, और कंपेयर टू बॉटम 40%।
अगर आपको 1% पे ले तो 120%, 120% के करीब है, और बाकी कंपेयर टू बॉटम 40%। लेकिन इसमें इशू क्या है? इसमें इशू ये है कि ये परसिस्ट कर रही है। हम्म। इंडिया हमसे ज्यादा प्रॉब्लम है वहां पे हुआ है, लेकिन इंडिया में अब हुआ है कुछ 10-15 सालों में। हमारी जो है वो परसिस्ट कर रही है, विच मीन्स, जिससे मैं जो इम्प्लीकेशन लेता हूँ इससे, कि आपका जो स्ट्रक्चरल इश्यूज हैं, जिसकी वजह से आप यानी ये चेंज नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से आपकी इंटरजेनरेशनल मोबिलिटी इज वेरी लो। एजुकेशन और हेल्थ तो ठीक है, उसको ठीक करें, इंटरजेनरेशनल मोबिलिटी ठीक होगी, लेकिन बट एट द सेम टाइम प्रोडक्टिव एसेट्स के साथ आपने कुछ करना है। आपकी इनकम इस पे फंसी हुई है। आप 80 से फिगर्स उठा के देख लें, 1980 से तो 2021 तक मैंने किया है, 300 प्लस है और ये 120 प्लस है। तो विच मीन्स कि प्रॉब्लम्स आर स्ट्रक्चरल, चेंज नहीं हो रही है, विच पर इज ये रीजनेबल टाइम। 40-45 सब साल रीजनेबल टाइम है कुछ चीजों को चेंज होने में, इन वेरिएबल्स को। लेकिन ये वेरिएबल्स आर ऑलमोस्ट फिक्स्ड। जी 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 जमील सब सब कहते हैं स्ट्रक्चरल रिफॉर्म, IMF भी कहते हैं, सब कहते हैं फर्क। जो डॉन में आर्टिकल आता है उसमें स्ट्रक्चरल रिफॉर्म, मैं कंफ्यूज हो गया, मुझे स्ट्रक्चरल रिफॉर्म समझ नहीं आती। IMF सोचता है स्ट्रक्चरल सिर्फ टैक्स लगाना है, ठीक है। वर्ल्ड बैंक सोचता है स्ट्रक्चरल रिफॉर्म उनके लोन्स लेना है। ये स्ट्रक्चरल रिफॉर्म क्या चीज है? व्हाट डू यू मीन बाय स्ट्रक्चरल रिफॉर्म? हार्ड रिफॉर्म, सॉफ्ट रिफॉर्म, क्या सोचते हैं आप? बोथ सॉफ्ट एंड हार्ड रिफॉर्म्स, मेरे स्ट्रक्चर रिफॉर्म्स में तो व्हाट दोनों यू आती है। मसलन आपकी जो चीजें, सपोजिंग मैं अर्ज करता हूँ, मसलन गवर्नेंस है, आपको आउट ऑफ बॉक्स जाना हाँ पड़ेगा ना। आप उसी में टिंकरिंग कर रहे हैं जो आपका एग्जिस्टिंग सिस्टम है। फॉर एग्जांपल, आपका आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन बढ़ रहा है, आपका दूसरा जो केसेस है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में बढ़ रहे हैं, गवर्नेंस का जो इशू हो रहा है आपके, यानी वो उनका कोई आप आउट ऑफ बॉक्स नहीं सोच रहे। तो वो क्या रिफॉर्म्स होंगी? वो रिफॉर्म सर्टेनली यही होंगी कि आपको कोई जो, अगर बच्चों को स्कूल में लाना है तो उनकी वो अपॉर्चुनिटी कास्ट को कवर करना है जो है। अगर आपने जो जुडिशरी में कुछ करना है, उसकी गवर्नेंस को बेहतर करना है, तो आपने कोई बाकी सिस्टम, इनफॉर्मल सिस्टम टू फॉर्मल सिस्टम के कोई लिंकेजेस एस्टेब्लिश करने हैं, वरना वो तो बढ़ रहे हैं, वो तीनों वेरिएबल बढ़ रहे हैं, कि जितने केसेस आ रहे हैं वो भी बढ़ रहे हैं, डिस्पोजल भी बढ़ रही है, एट द एंड ऑफ द डे जो आप छोड़ के जाते हैं केस कैलेंडर ईयर पे, वो भी बढ़ रहे हैं। तो ये रिफॉर्म का ये कि जी जो सिस्टम्स जैसे एग्जिस्ट करते हैं, आपने उनको थोड़ा आउट ऑफ बॉक्स देखना है। अगर आप उसी में रिफॉर्म करते हैं, टिंकरिंग जो हम कर रहे होते हैं, टिंकरिंग एट द मार्जिन जिसको हम बोलते हैं, दोज आर नॉट गोइंग टू वर्क। वो कि जी जजेस की तादाद बढ़ा दो, फॉर एग्जाम्पल, ये हो सकता है। अच्छा, नहीं बच्चों बट का ये फिर हो सकता है कि जी आप पेरेंट्स को कंपेल करो अपने बच्चों को स्कूल भेजें। अब ये परहैप्स दे आर नॉट गोइंग टू वर्क। तो फिर क्या स्ट्रक्चरल रिफॉर्म है, क्या करें हम? क्योंकि देखिए हमने तो सब कुछ ट्राई कर लिया। मुझे तो एक ही चीज नजर आती है, लेट मी पुट माय प्रोपोजिशन टू यू, विदाउट चेंजिंग द सिविल सर्विस को क्योंकि सिविल सर्विस जो है वो अपने आप को सेंटर में रखा हुआ है। और जब आप देखें ना पंजाब में इस वक्त पता नहीं कितने, जो मुझे याद है अब तो खैर कम हो गए होंगे, पर 50 से 20, और फिर चीफ मिनिस्टर भी बीच में आगे उन्होंने हायर किया, और सारे उनके हर यूनिवर्सिटी का चांसलर जो है गवर्नर है या कोई चीफ मिनिस्टर है या कोई ऐसे। तो अगर तो ये सिस्टम रखेंगे तो इसमें तो कोई चीज नहीं है, तो या तो चांसलर बदले या वाइस चांसलर को निकाले एजुकेशन सेक्रेटरी के नीचे से। बल्कि मैं तो पूछता एजुकेशन सेक्रेटरी क्यों होता है? इस तरह बात करें ना, जैसे एलन मस्क ने किया, आते साथ यूएसएड को उड़ा दिया। हम एजुकेशन मिनिस्ट्री में चाहिए क्या? हम, आप कहते हैं आउट ऑफ द बॉक्स सोचे, मैं बिल्कुल मानता हूँ। मैं तो कहता हूँ हमें एजुकेशन मिनिस्ट्री नहीं चाहिए। एजुकेशन मिनिस्ट्री कर क्या रही है हमारे लिए? ये बड़ा पॉलिटिकल सा सवाल है डॉक्टर साहब, ये एजुकेशन मिनिस्ट्री वाला। लेकिन ये है कि स्ट्रक्चर रिफॉर्म सर्टनली, जब हम स्ट्रक्चर रिफॉर्म्स की बात करते हैं तो हम मुझे बेसिक समझ नहीं रिफॉर्म्स की बात करते हैं ना सर, कि वो रिफॉर्म्स कि जो यानी एक स्ट्रक्चर को चेंज करें, यानी ये नहीं है कि वो जस्ट थोड़ी बहुत टिंकरिंग की वो हो गया। तो अब स्ट्रक्चर को स्ट्रक्चर चेंज करना एज कम करें। अगर एजुकेशन मिनिस्ट्री सब चीज में टांग अड़ा रही है और गंद करती है, जैसे पेट्रोलियम मिनिस्ट्री, सब सॉरी पावर मिनिस्ट्री या पेट्रोलियम मिनिस्ट्री हर चीज में गंद डालती है, तो यार मिनिस्ट्री को खत्म करना पड़ेगा या नहीं? या आप कहते हैं मिनिस्ट्री रहे और चेंज आ जाएगा? नहीं, लेकिन डॉक्टर साहब वो आप उस डिबेट पे आ गए ना, वो पब्लिक सेक्टर का जो है, मतलब पब्लिक सेक्टर को आप मेरा ख्याल है उसको, पब्लिक सेक्टर को बिल्कुल अबॉलिश नहीं किया जा सकता, और कहीं भी दुनिया में नहीं है। और इसका एक और भी है मेरा तो व्यू थोड़ा सा, कि जी जो अब जब हम बात करते हैं ना कि जी पब्लिक सेक्टर जो है वो इनएफिशिएंट है, या पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन इनएफिशिएंट हैं, तो हमारे पास काउंटर फैक्चुअल नहीं है उसका। मुझे तो नहीं मिला कम से कम। मसलन जहाँ पे बहुत सारे प्राइवेट बिजनेसेस भी तो है ना, जो बैंकरप्सी में जाते हैं, तबाह होते हैं, खत्म हो जाते हैं, वो नहीं चला पाते।
तो इसी तरह से पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं। तो पर से पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम है कि जी वहां पे अगर गवर्नेंस का है तो उस गवर्नेंस को इम्प्रूव होना चाहिए, वहां पे अगर मेरिट की कमी है तो मेरिट को इम्प्रूव होना चाहिए। देखिए ना, एक गरीब मुल्क है ना, इसमें आपने इसको सारा कुछ मार्केट को तो नहीं छोड़ा जा थोड़ी सी आपने सकता ना, डुअलिटी डाल, मार्केट बहुत सारे थोड़ी सी काम नहीं कर सकी। जी मैं बिल्कुल मानता जी हूं, पर हुकूमत भी तो बहुत सारे काम नहीं कर सकती। देखिए, मैं सिमेट्रिकली सोचता हूँ, सिमेट्रिकली, आप एसिमेट्रिकली सोच रहे हैं। जहां जी प्राइवेट सेक्टर फेल करे उसको भी खत्म करो, जहां गवर्नमेंट फेल करे उसको भी खत्म करो। हमने तो गवर्नमेंट को ब्लैंक चेक दिया हो कि तुम तो सारी जिंदगी रहोगे यहाँ सरकारी अफसर। हमने आपको कॉस्ट ऑफ पब्लिक सर्विस बताया था, वो सारे बैठे हुए हैं, कुछ काम नहीं कर रहे हैं, घर चले जाते हैं जल्दी या आते ही नहीं, वगैरह वगैरह। अब आप कहते हैं महकमे भी नहीं खत्म करने, तो फिर तो गड़बड़ होगी। अगर प्राइवेट सेक्टर मर सकता है तो गवर्नमेंट क्यों नहीं मर सकती? मैं नहीं कहता पूरी गवर्नमेंट के इदारे तो मर सकते हैं, कि नहीं मर दैट्स सकते? ट्रू। रिफॉर्म्स के का स्कोप तो हर जगह पे होता है, इसमें कोई यानी इससे मैं बिल्कुल आपसे एग्री करता हूँ कि रिफॉर्म्स का स्कोप हर जगह पे है, कि अगर आप डिलीवर नहीं कर रहे हैं वहाँ पे तो आप उसको यानी उसको कट करें, उसको उसमें रिफॉर्म्स लेके आएं, और उसका फिर वही बेसिक, आई विल अगेन गो टू दैट कंपटीशन थिंग। मसलन आप देखें ना, हमारा एक फॉर एग्जांपल एक ये पोस्ट ऑफिस का महकमा है अच्छा भला बड़ा, लेकिन आपका टीसीएस आया, बाकी लोग आए तो उन्होंने उसको कंपटीशन दिया और वो सर्विसेज दे रहे हैं प्रॉपर। तो इस तरह से बहुत सारी यानी जो महकमे हैं हमारे, उनको हम पूरे महकमे को एक कंपटीशन आउटसाइड से अब इंट्रोड्यूस कराया जा सकता है। पास के कुछ हमने टास्क को हम बाहर से जो है ना वो एक कंपटीशन दे हमने सकते हैं। एजुकेशन जी में कंपटीशन दी ना, प्राइवेट जी स्कूल खा गए पब्लिक स्कूल को। हमारे ब्यूरोक्रेट बाबू आराम से बैठे हुए हैं, सारे सारे सरकारी स्कूल लेके थोड़े तमाशे कर देते हैं, पर उनकी नौकरी पे कोई असर नहीं आता भाई। ये सर जो एजुकेशन और हेल्थ है ना, इस पे मेरा भी थोड़ा डिफरेंट है। एजुकेशन और हेल्थ जरूर। ये फंडामेंटल राइट्स हैं। यानी ठीक है, एजुकेशन को हमने कह दिया, मेरा ख्याल है हेल्थ भी फंडामेंटल राइट होनी चाहिए। ये वो चीजें हैं जो स्टेट के पास होनी चाहिए। हाँ, उसको जो है इनका रिफॉर्म के लिए जरूर वो करे, बेहतरी करे सारा कुछ। ये आप अगर दे देंगे ना इस तरह से, तो फिर जो आपके गरीब आदमी है, जो कोई जो मेजोरिटी है यहाँ पे, वो तो शायद उनको कुछ भी ना मिले। मैं आपको अपनी मिसाल बताता हूँ, मैं टाट के स्कूल से पढ़ के आया, यानी वो पब्लिक सेक्टर का ही स्कूल था, जहाँ पे उस वक्त ना लाइट थी, ना वहाँ पे इवन जो है टाट भी नहीं थे। हम अपनी एक वो जो एक फर्टिलाइजर की बोरी होती है ना, जो उसको साथ लेके जाके वहाँ पे बैठ जाते थे। बहुत सारे लोग जो बड़ी अच्छी पोजीशंस पे आपको मिले हैं, जिन्होंने मेहनत की है, और सिविल सर्विस में भी मिल जाएंगे आपको, एकेडमिया में भी मिल जाएंगे, बाकी जगहों पे भी, वो इन्हीं पब्लिक सेक्टर स्कूल से पढ़ के आए हैं। अब मसला ये हो गया है कि नहीं, मैं जी जी 100% करता हूँ, बट वेयर आई डिफर इज वो ये कि जी, अगर एक चीज काम नहीं, फॉर एग्जांपल मिनिस्ट्री, अगर आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन इतने हैं जैसे आप कह रहे हैं और एजुकेशन स्टैंडर्ड्स फेल कर गए, आई वुड से सबसे पहली चीज तो एजुकेशन सेक्टर को तो निकालो ना। अगर ये सिस्टम नहीं चलता कि हम किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ठहराते, एजुकेशन सेक्रेटरी जो आता है वो माशाल्लाह डाले ले लेता है, लैंड क्रूजर ले लेता है, फिरता है हर जगह जाके, इंस्पेक्शन करता है, सब कुछ करता है, उसकी कंट्रीब्यूशन क्या है यहाँ? तो अगर सर आप ये आप नहीं कह रहे, हुकूमत को भी जी थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। आप कहते हैं जी उसको लेनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, चाहिए, उसको जी तो फिर लेनी क्या चाहिए, फायदा लेनी है ना? चाहिए। लेकिन ये आउट ऑफ फिर स्कूल चिल्ड्रन की जो मिसाल दे रहे हैं ना, इस पे आपको वो भी तो चाहिए ना। आपने मिड डे मील उनको देने हैं, तो उसके लिए आपको एक 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 फंड चाहिए, आपको उसके लिए पैसे चाहिए। तो वो हम दे मैं पाएंगे या नहीं दे पाएंगे, वो देखने वाली बात। जी तो क्या मिड डे मील क्यों देना है? जब बिकॉज बार दे रहे हैं तो हम कॉपी कर लें, मिड मील का फायदा। हेलो, जी सर, आपकी आवाज आ रही है? आवाज थोड़ी, हाँ आपकी कोई उसमें जी हेलो, जी जी सर बोलिए। हाँ मैं ये कह रहा हूँ मिड डे मील, आपने तो अस्यूम कर लिया मिड डे मील इज नेसेसरी, मुझे तो नहीं लग रहा मिड डे मील इज नेसेसरी। सर, इस पे मिड डे इंडिया मील का देख देंगे लेना बच्चे आप। खा के भाग जाएंगे, ये क्या होगा? नहीं भाई उनको इंडिया अपनी जगह, इंडिया का, अभी तक जितने इंडिया। एजुकेशन पे, जब मैं एजुकेशन के चैप्टर को देख रहा था ना और उस पे थोड़ी रिसर्च कर रहा था, तो इस पे जो सबसे बड़ा अभी तक इफेक्टिव टूल जो हुआ है बच्चों को स्कूल लाने में और उनको रिटेन करने में, वो ये मिड डे मील्स है। और ये चूंकि पार्शियली उस अपॉर्चुनिटी कास्ट को कवर करते हैं। इस पे पिछले दिनों बल्कि इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, मुझे ईमेल आई, ये किताब उन्होंने कहीं पढ़ी, ये अमर्त्य सेन के साथ है ना, इंडियन एक स्टैटिस्टिशियन है जो वहीं पे रहते हैं, दरेस या कुछ इस तरह नाम है उनका। तो उन्होंने बल्कि मुझे कहने लगे कि ये जो मिड डे मील है ये बहुत इफेक्ट, मैंने आपका एजुकेशन वाला चैप्टर पढ़ा है,
तो कहते हैं कि जो मिड डे मील है इट इज़ वेरी इफेक्टिव टूल, लेकिन आपने इसको ना थोड़ा स्पेस दिया, इसको ज़्यादा स्पेस वहाँ पे देनी चाहिए थी। दैट वाज हिज यानी देखिए, criticism वो about the- हम सबके कोई ना कोई हॉबी हॉर्सेस होते हैं, वी लाइक जी टू डू दैट। जी बट द पॉइंट इज, मैं तो कहता हूँ सबसे पहली चीज जहाँ गवर्नमेंट का फेलियर है, रिस्पॉन्सिबिलिटी आनी चाहिए। अगर आप प्राइवेट सेक्टर को सिर्फ सोच रहे हैं, प्राइवेट स्कूलों ने गवर्नमेंट को बहुत मार दी है और जी गवर्नमेंट ऐसी पीछे से जा रही है। और गवर्नमेंट सिर्फ वो उस चीज में है कि एक प्रोजेक्ट वर्ल्ड बैंक और लोग बीच में 2 डाले आ जाएंगे, 4 गाड़ियां आ जाएंगी, 10 हो जाएगा, वो यश करेंगे। तो मसला ये है कि वी रियली हैव टू, मेरे मुझे लग रहा है आपने जो तीनों बातें कही हैं, एट द कोर इज द सिविल सर्विस। सब कुछ सिविल सर्विस डिटरमिन करती है। वो ट्रांसफर पोस्टिंग का रिजीम उनके हाथ में है, पैसे एलोकेट करने का रिजीम उनके हाथ में है, प्रोजेक्ट्स उनके हाथ में है, गाड़ियां उनके हाथ में है, सब कुछ उनके हाथ में है। तो भाई बेचारे बाकी टीचर तो मारा मारा जाता है, एक टीचर ट्रेनिंग लेके बेचारा कुछ कर आता है थोड़ा बहुत, उसके पास कुछ भी नहीं होता। अगर ये अपनी सरकारी मिनिस्ट्री के खर्चे स्कूलों पे लगा दे तो शायद हम बेहतर हो जाए। तो दैट्स वन ऑफ द थिंग, बट लेट्स मूव ऑन टू समथिंग एल्स। कल्चर की आपने बात की, बड़ी अच्छी बात की आपने, ये बड़े अच्छे प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई किए। इक्विटी पे मैं अड़ जाता हूँ। इक्विटी जो है, इक्विटी जो मैंने देखा अपनी मेहनत से इक्विटी होती है, हुकूमत से नहीं होती। हुकूमत जब इक्विटी करता है, बीच में कोई गड़बड़ करता है। इक्विटी के नाम पे हमने सेठ बनाए, इक्विटी के नाम पे हमने जागीरें दी, इक्विटी के नाम पे हमने माशाल्लाह सिविल सर्वेंट्स को प्लॉट्स दिए। तो क्या इक्विटी हुकूमत कर भी सकती है? नहीं सर, इस तरह नहीं है। ये जो कन्फरल ऑफ लैंड की आप बात कर रहे हैं ना, ये इस तरह की, ये इक्विटी नहीं है। आप उसको तो कहीं भी देखें ना तो इक्विटी के प्रिंसिपल पे नहीं है। मतलब वो लैंड किसी आम अच्छा। लैंडलेस को तो नहीं दी जा रही ना, वो तो एक उस बंदे को दी जा रही है जो ऑलरेडी एक प्रिविलेज्ड है, ठीक है। तो वो इक्विटी नहीं है। या आपकी जो जैसे ये डेड कैपिटल सारा पड़ा हुआ है, ये इक्विटी नहीं है। जिम खाना इक्विटी नहीं है, ठीक है ना। इक्विटी तो है कि जब हम इक्विटी की बात करते हैं तो वो तो हम ये करते हैं कि जी आप जैसे फॉर एग्जांपल लोगों को एक प्रोडक्टिव एसेट्स दें, उनको सिखाएं कि जी कोई स्किल और कोई जिससे वो काम करे। मसलन सबसे बड़ा जो एक हो सकता है वो है यानी उनको लिक्विड एसेट्स ना दें, यानी एक थीम ये इनलिक्विड एसेट्स दें। और इनलिक्विड एसेट्स में जब बात आती है तो दो चीजें आती हैं। सबसे बड़ा इनलिक्विड एसेट इज योर स्किल विच कैन नॉट बी स्नैच्ड अवे, ठीक है। आप उनको स्किल्स दें, ठीक हो गया ना। दूसरा जो इलिक्विड एसेट है लैंड, कि आप उनको जो लैंड हो सकती है उसकी एक जो है कोई स्टेट की ओनरशिप हो कहीं पे, अगर लैंड है तो जो लैंडलेस लोग हैं उनको कहीं पे जो अगर आप लैंड रिफॉर्म्स करा सकते हैं विच इज हार्ड एक एरिया ऑफ रिफॉर्म, तो वो दें। तो आप इलिक्विड एसेट देंगे तो फिर वो एक उनकी पॉवर्टी एलिवेशन भी होगी, कोई इक्विटेबल एक डिस्ट्रीब्यूशन भी उसकी चीज होगी। तो वैसे तो जो है ये जो एक स्ट्रक्चर है जिसपे यानी एक जो मैंने आपसे पहले बताया वो पाल्मा रेशियोज का, तो वो स्ट्रक्चर तो बिल्कुल एक ऐसा है कि वो परसिस्टेंट है, उसमें कोई डेंट नहीं पर पड़ता। देखिए, इक्विटी तो आई है हमारे यहाँ, क्वाइट फ्रैंकली मिडिल क्लास बन गई है। उधर जी आपका पेपर अच्छा था, इस पे मिडिल क्लास बन गई है और मिडिल क्लास बढ़ती जा रही है। आप देख रहे हैं फॉर एग्जांपल मैकडॉनल्ड्स वगैरह फैल रहे हैं, विच इज अ साइन ऑफ इंडिया के मिडिल क्लास बढ़ रही है। ये सारे फ्रेंचाइजेस माशाल्लाह फैल गए हैं। तो ये तो हो गया डिस्पाइट द फैक्ट कि हुकूमत उल्टा काम कर रही है। ये कैसे सर, हो गया? रेमिटेंस के थ्रू हो कुछ गया। कुछ नैरेटिव्स हैं, उन नैरेटिव्स को तो भी चैलेंज करने की बाहर जरूरत गए, है। फॉर उन्होंने एग्जांपल पैसे भेज दिए हुकूमत। जी, फॉर एग्जांपल एक नैरेटिव है आपका कि जी टैक्स जो है बताइए। वो बहुत कम लोग टैक्स देते हैं। अब ये नैरेटिव टोटली मिसप्लेस्ड है, फेलेशियस है। रीजन बीइंग कि आपका 1% के पास है ना सारा कुछ, यानी आपका जो टैक्स देने की कैपेसिटी उनके पास है, बाकी की तो कैपेसिटी नहीं है, वो तो इनडायरेक्ट टैक्स कहीं ना कहीं पे डिडक्ट हो रहा है, उनसे आप टैक्स ले नहीं पा रहे। और वही लोग जो है एक स्टेज पे आके वो टीवी पे और मीडिया में ये नैरेटिव बनाते हैं कि जी आपके टैक्स पेयर जो है वो उनकी तादाद कम है, आप उनको टैक्स नेट में लाएं। इशू इज अदरवाइज। इशू है कि टैक्स तो कम लोगों ने देना है, लेकिन जो लोग टैक्स दे रहे हैं वो पूरा टैक्स नहीं दे रहे। ये इशू है, उसको फिक्स करना है आपने। एक गरीब कंट्री में कितने लोगों को आप ले आएंगे टैक्स नेट में। तो इसी तरह से जो और नैरेटिव्स हैं, फॉर एग्जांपल ये जैसे हेल्थ का है, ये हमने बना दिया है कि जी हम जेनेरिक मेडिसिन की तरफ नहीं जा रहे, वो एक इशू है बहुत बड़ा। इसी तरह से एजुकेशन में आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन वाला नैरेटिव हमारा ये शायद कि सख्ती करने से बच्चों को हम ले आएंगे, वो है। इसी तरह से ब्यूरोक्रेसी में हमारा नैरेटिव है कि जी वन टाइम एंट्री आपकी हो गई ग्रेड 17 में कहीं, तो आप ग्रेड 22 तक भी चले जाएं, तो उसके बाद आपने ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कास्ट सिस्टम है,
कि जी ये एक कास्ट आप चेंज नहीं कर सकते जब तक आप कब्र में चले जाएंगे। इसी तरह से व्हेन यू यानी सुपर एनुएशन पे रिटायर होते हैं, यानी वो आपकी एक डेथ है इन द सिविल सर्विस, तो आपकी वो कास्ट वही रहेगी जहाँ पे आप हैं। तो आप उसमें ये इंट्रोड्यूस नहीं करवा पा रहे कि जी कोई किसी ने स्किल सेट अपना अपग्रेड कर लिया है तो उसका लिए आप क्या करेंगे। किसी का स्किल सेट जो है वो नहीं रहा है, जिसकी जरूरत नहीं है, तो उसके साथ आप क्या करेंगे। तो ये रिफॉर्म्स की जरूरत है, इसमें कुछ शक नहीं है। जो सिविल सर्विस की आप बात करें, सिविल सर्विस इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट जहाँ पे रिफॉर्म्स की जरूरत है। और ये अटेम्प्ट भी की है, लेकिन वो फिर बहुत सारी इस पे मिल जाएंगी, वो रिपोर्टें मिल जाएंगी जो लाइब्रेरियों में पड़ी हुई हैं इधर उधर, लेकिन आगे वो फिर शायद चल नहीं सकी उस तरह से। और दैट नहीं, मेरा ये ख्याल है जमील साहब, वो चल इसलिए नहीं सकती बिकॉज हम लोग इसको तरजीह नहीं देते। भाई हम, आई मीन द प्रोफेशन, हमारी जो इकोनॉमिक्स प्रोफेशन है, जिसको आपने शुरू में बड़ा अच्छा क्रिटिसाइज किया कि वो कॉन्ट्रिब्यूटिव हो गए हैं, और वो मेरा ख्याल है कुछ सोच के बगैर काम कर रहे हैं। और डोनर्स ने भी एक चीज लगाई हुई है कि भाई सोचने की जरूरत कोई नहीं है, क्योंकि आप लोग सब क्या कहते हैं पैसे के बस मोहताज हैं, पैसे ले लें बस ठीक हो जाएगा। एक्चुअली इंस्टीट्यूशन की आपने बात की, हम लोग सब करते हैं, हमें इंस्टीट्यूशन की समझ नहीं आती क्या है। हम सोचते हैं इंस्टीट्यूशन इदारे जो हम सोचते हैं वो ऑर्गेनाइजेशन है। इंस्टीट्यूशन इज डिफरेंट, इंस्टीट्यूशन इज अ मेथड ऑफ वर्क, इट्स रूल्स ऑफ जी द गेम, जी जी दैट जो हम नहीं करते समझने की, जी उसको हम चेंज नहीं करते। आपने बड़ी अच्छी बात की, सिविल सर्विस सेंट्रलाइज्ड है। अब उसको सेंट्रलाइज को हम कैसे तोड़ें, वो हमें समझ ही नहीं आता। और जो सिविल सर्विस सबसे इंपॉर्टेंट चीज मेरे नजरिए में ये है कि वो एक ट्राइब है। डीएमजी इज अ ट्राइब, ठीक है, सेक्रेटरी सर्विस इज अ ट्राइब, और वो ट्राइब इकट्ठे मिल के लड़ते हैं। तो आपको उनके साथ एक जत्थे के तौर पे लड़ना पड़ता है। जैसे कि सब बताते हैं, आज वो इंडियन फाइनेंस मिनिस्टर ने भी कहा अपनी तकरीर में कि जी ये जत्थे के पे लड़ते हैं। ये जब बीसीसी में जाएं या कैबिनेट में जाएं तो 10-15 सिविल सर्वेंट इकट्ठे आके कोई इधर से बॉल फेंकता है, कोई उधर से फेंकता है, कोई उधर से फेंकता है, सारे मिल के लड़ते हैं कि जी ये बात गलत है। कोई बंदा आगे कहे कि ये कर दो, कहते नहीं नहीं ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये होएगा तो मुल्क डूब जाएगा, गड़बड़ हो जाएगी। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो हमें देखनी चाहिए और समझना चाहिए। बट इकोनॉमिक्स प्रोफेशन सारी कोशिश करते हैं कि हम बात करें डेफिसिट्स पे, हम बात करें उधर, ये नहीं बात करते इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म व्हिच इज यस बेसिकली how are the rules of the game, how is merit treated, how is research, for example research, where do we research in the government, we don't, where do we read research in the government, we don't। तो ये सब बातें अगर जुड़ जाती हैं तो अल्टीमेटली आप मुझे बताइए, मेरा तो ख्याल है सबसे जो कॉर्नरस्टोन, मैं इसके बाद कहता हूँ लिंचपिन रिफॉर्म, जो सबसे इंपॉर्टेंट रिफॉर्म है। आज आप बन जाए, अगर सपोजिंग आप बन जाए फाइनेंस मिनिस्टर, व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिफॉर्म दैट यू विल ट्राई एंड डू? इज इट जस्ट गोइंग टू बी इंक्रीज टैक्सेस, गेट एन IMF प्रोग्राम, या कुछ और करेंगे? डॉक्टर साहब, ये बड़ा मुश्किल सवाल है। फाइनेंस मिनिस्टर इज माय बॉस, तो हम्म। उनको साथ रिप्लेस करना तो साथ नहीं। लेकिन सर्टनली हमें जो रिफॉर्म्स हैं वो हम ये ये गेम खेल, यानी नहीं मैं कोई बात। यानी नंबर्स की बजाय मेरा ख्याल है हमें नंबर्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एक शॉर्ट रन में सारा कुछ, लेकिन कुछ हमने लॉन्ग टर्म चीज़ों को सोचना चाहिए। कि मसलन एक जो इकोनॉमिक ग्रोथ है ये साल के लिए ठीक है जी, ये इतने परसेंट है, इतने परसेंट है, लेकिन जो लॉन्ग टर्म ग्रोथ के वेरिएबल्स हैं उनको हमें कंसंट्रेट करना चाहिए, जो कि एक स्किल से आएगी, जो एक जो है अपना कैपिटल के प्रॉपर यूटिलाइजेशन से आएगी, जो लोगों की जो है वो एक एक रिसर्च में जाने से आएगी। तो उन चीज़ों पे फोकस सर्टेनली होगा पर यानी। जमीन साहब, जी ये हमने कोई 4 नेफटेक्स बनाई हुई है, पता नहीं कितने हैं वो, सॉरी टेफ्टास, और नेफडेक भी बनाई हुई है, बहुत सारे पॉली क्लिनिक्स हैं, पर वो सारे सिविल सर्वेंट चलाते हैं। और वहां जब उनके रिजल्ट्स कोई मेजर ही नहीं करता है कि क्या हो रहा है, बस सेक्रेटरी लग जाता है, फिर कभी सेक्रेटरी उधर चला जाए, फिर उधर चला जाता है, उनकी हार्ड रिपोर्ट्स भी नहीं कोई मिलती। तो क्वाइट फ्रैंकली जिधर भी मुड़ता हूँ मैं, नहीं बीच में देखता हूँ कि ये ट्राइब जो बैठा हुआ है सब कुछ कंट्रोल कर रहा है, तो क्या करें हम? वो जब ये हम डॉक्टर कोई साहब, तो कंसल्ट, आपके ये व्यूज काफी पहले भी मैंने सुने हुए हैं, लेकिन पब्लिक सेक्टर का ये भी तो इशू है ना, उसकी परफॉर्मेंस को मैयर करना भी एक एक बड़ा इशू है ना, उसके लिए जो है एक पैरामीटर्स डेवलप करना। प्राइवेट सेक्टर की तरह आप उसको मैयर नहीं कर सकेंगे ना, ये एक काफी मुश्किल काम है, क्योंकि ये तो वो नहीं मतलब, देखिए बात मान जाता हूँ, पर डज इट मीन कि वो सारी जिंदगी राज करें और मतलब जो मर्जी बेड़ागर करें, तोड़ तोड़ के चले जाए? ये तो फिर मेरा ये भी नहीं हो सकता। हमें मेजर करना पड़ेगा, और कर सकते हैं, ये नहीं दुनिया कर रही है मेजर, हम क्यों नहीं कर सकते? जैसे कि मैंने वो सिंपल सी बात की, स्कूल जी चिल्ड्रन नहीं गिरते तो जाए घर। वो अब जो गुड गवर्नेंस की मैं इसमें बात कर रहा हूँ कि इम्प्रूव गवर्नेंस जो है वो सर्व अकाउंटेबिलिटी इज वन ऑफ द मेजर कंपोनेंट ऑफ द गुड गवर्नेंस। वेरी गुड जी। Jamil sir, thank you very much. I think it's a wonderful book. I've gone through it. I'll write a review on it, inshallah. It's a great book. अब आपसे एक और पॉडकास्ट करना on what you're doing in customs. ये बुक तो अभी
Thank we'll you, try Dr. and promote Thank it. I you. think ऐसी किताबें बहुत होनी चाहिए, बहुत जरूरी है, because लोग सीख सकें, समझ सकें, एक इकोनॉमिक नैरेटिव बने, where you fit in. आपकी किताबें जो हैं सबकी इकोनॉमिक नैरेटिव बनता है ऐसी किताबों से. So I really admire what you've done. It's a great thing. We must have this debate more often, ताकि लोग सीख सकें. And what you write, mashallah, I've followed you all the way since you were writing in newspapers. You write excellent stuff. And debate तो होनी चाहिए, debate तो अपनी जगह है. Nobody says social science में कोई ऐसी चीज नहीं where we have to agree. There is no kalma here. There is no nothing. So we will always disagree. Disagreement is the way of learning. That's all. बहुत शुक्रिया जमील साहब. Thank you very Dr. much. Thank you very much.